SM प्रजापत, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत हम वर्ण व्यवस्था भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन कक्षा 6 से 9वीं तक के बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनियों और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है। फिर से ध्यान से देखिए, भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनियों और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है। तीसरा, वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों में प्रतीक है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा जाता है, यानी 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और व्यंजन। तो आज हम स्वर देखेंगे भाग 1 के तहत। हिंदी की वर्णमाला। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अं, अह। अनुनासिक। अनुनासिक बिंदु और चंद्र बिंदु। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग। ज, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, ट वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्य, श्र। संयुक्त व्यंजन। कुछ अन्य वर्ण ड, ढ, ज। अब हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। जो हमने आपने स्वर देखा, तो स्वर की परिभाषा इस प्रकार है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। आपको यहाँ पर हिंदी भाषा में 2 भागों में देखना है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन हमने यहाँ पर प्लुत स्वर को भी लिया हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वरों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा, आपने आगे स्वर देखे, अभी स्वर का किस तरह से उच्चारण होता था वो। अब देखिए ह्रस्व स्वर की परिभाषा इस प्रकार है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें
ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। तो आया समझ में। अब देखिए हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा इस प्रकार है, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। देखिए वहां पर एक मात्रा का समय लगता था ह्रस्व स्वरों में, यहाँ पर दीर्घ स्वरों में 2 गुना, यानी जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। जो अभी प्लुत स्वर की बात की, आपको यहाँ पर 2 भेद पढ़ने थे, यहाँ पर हमने प्लुत स्वर को भी लिया हुआ है। प्लुत स्वर अधिकतर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के तहत होता है और इसमें 3 लगाया जाता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय, देखिए दीर्घ स्वर में 2 गुना, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, रामो आदि। परंतु हिंदी में इस प्रकार प्रचलन नहीं है। ध्यान से सुनिए एक बात, दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यह दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है, अन्यथा ये भी वैसी ही स्वतंत्र ध्वनियां हैं जैसे कि ह्रस्व स्वर है, वैसे ही इस प्रकार ये प्लुत स्वर भी है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारते या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने सामान्य उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। उस समय वे स्वर ह्रस्व स्वर या दीर्घ न रहकर प्लुत हो जाते हैं। अतः जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत रूप का प्लुत स्वर का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3 का, यानी हिंदी भाषा में 3 का अंक लिखने की परंपरा है, जैसे ओम, रामो आदि। परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। ये आपको प्लुत स्वर मात्र आपको समझने के लिए दिया हुआ है। आपको केवल मात्र स्वर और दीर्घ स्वर ही पढ़ना है समझ में। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने देखा अभी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आप यहाँ पर देख सकते हो स्वरों को 2 भागों में बांटा हुआ है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण हैं और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण हैं। कुल मिलाकर 11 स्वर हुए। अब व्यंजन देखेंगे। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में 27 वर्ण हैं, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण, आगत व्यंजन में 2 वर्ण और संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण। इस तरह कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 41 हुई। ऐसे पूरे वर्णमाला में कुल सारे वर्ण मिलाकर 52 वर्ण हुए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। मात्रा अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ऐसी, ई की मात्रा होती है ऐसी, ई की मात्रा होती है ऐसी, उ की मात्रा होती है ऐसी, ऊ की मात्रा होती है ऐसी, रि की मात्रा होती है ऐसी, ए की मात्रा होती है ऐसी, ए की मात्रा होती है ऐसी, ओ की मात्रा होती है ऐसी, औ की मात्रा होती है ऐसी,
मात्रा युक्त व्यंजन क, का, की, कु, क्री, के, को। बच्चों, अब समझ गए ना मात्राओं को? यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि र में उ या ऊ की मात्राएं बीच में लगाई जाती हैं, जैसे र जमा उ रु, र जमा उ रू। उसी प्रकार री की मात्रा ह और श वर्णों में बीच में लगती है, जैसे ह जमा री ह्री, श जमा री श्री। र वर्ण का प्रयोग। बच्चों, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में र एक ऐसा वर्ण है जिसके एक से अधिक रूप हैं। आइए हम सब उन रूपों को जानें। रेफ। जब र वर्ण स्वर रहित हो, यानी र के उच्चारण में स्वर अ न मिला हो, तो र आगे आने वाले उस व्यंजन के ऊपर या सिर पर चढ़ जाता है, जैसे न जमा र जमा म नर्म, ग जमा र जमा म गर्म, अदेल। क जब र वर्ण किसी स्वर रहित अर्थात बिना स्वर के उच्चारण वाले व्यंजन के बाद हो, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र उसके पैरों में पड़ जाता है, जैसे प जमा र जमा राम प्रणाम, ग जमा र जमा ह ग्रह। जब र वर्ण बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट, ठ, ड, ढ के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इस रूप में स्वर रहित व्यंजन के नीचे लिखा जाता है, जैसे ड जमा रा जमा मा ड्रामा, ट जमा रा जमा म। देखिए, हमने जो स्वरों का जो अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का तहत आपको गृह कार्य दिया जाएगा, वो गृह कार्य आप अपनी कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला है, स्वर की परिभाषा लिखिए। जो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि स्वर की परिभाषा क्या है। ऐसे दीर्घ की भी परिभाषा लिखिए, दीर्घ स्वर की भी परिभाषा लिखिए और ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर के उदाहरण लिखिए, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उदाहरण आपको लिखना है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह या शंका है तो आप मेरी ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।